हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे आपने कि टाइटल में देख लिया होगा कि हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मोदी मेथड से सॉल्व करने वाले। तो मोदी मेथड से अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो उससे रिलेटेड आपको जो है उसकी स्टेप्स पता होनी चाहिए। तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, तो अगर हम देखें तो स्टेप फर्स्ट हमारी होती है फाइंडिंग द ऑक्यूपाइड सेल। ठीक है, सबसे पहली स्टेप हमारी होती है ऑक्यूपाइड सेल्स फाइंड करने के लिए, क्योंकि अगर आपको जो है मोदी मेथड में अगर आपको प्रोसीड करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है इन सेल्स में, ये जो पर्टिकुलर सेल्स हैं यहाँ पर, इनके लिए ऑक्यूपाइड वैल्यूज की पता होनी चाहिए। तो फाइंडिंग द ऑक्यूपाइड सेल, तो ऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एनडब्ल्यूसीएम मेथड से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम जो सेकंड है वो है एलसीएम मेथड से फाइंड कर सकते हैं। थर्ड वो है वैम मेथड से। ठीक है, तो इन तीनों में से हम कोई भी मेथड से हम जो है ऑक्यूपाइड सेल्स को फाइंड कर सकते हैं टू प्रोसीड फॉर मोदी मेथड के लिए। तो इसमें से देखा आपने, ये है फर्स्ट हमारी मेथड एनडब्ल्यूसीएम, फिर एलसीएम, एलसीएम जिसे हम लीस्ट कॉस्ट मेथड बोलते हैं, और एनडब्ल्यूसीएम जो कि है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, और वैम। तो वैम क्या है, हमारी वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम जो है एनडब्ल्यूसीएम मेथड से भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एलसीएम मेथड से भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद थर्ड वैम मेथड के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन को हम तीनों डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में अगर आप देखें तो ये जो है, ये वीडियो में मैं जो है एलसीएम मेथड का डिस्कशन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए कौन सा होगा, ये पार्ट वन वीडियो होगा। उसके बाद हम ये जो है एनडब्ल्यूसीएम से भी सॉल्व करेंगे, तो ये जो होगा आपका पार्ट टू वीडियो होगा। फिर आपका जो है हम वैम से भी डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन को, तो ये वीडियो होगा आपका पार्ट थ्री वीडियो। उसके बाद जो होगा मेन, हमारा जो मेन वीडियो होगा वो होगा हमारा फोर्थ वाला, जिसमें हम जो है मोदी मेथड को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, जब आपके पास ऑक्यूपाइड सेल्स अवेलेबल होंगे तभी हम जो है मोदी मेथड पर प्रोसीड कर पाएंगे। तो ये जो होगा, ये वीडियो डिवाइडेड रहेगा पार्ट फोर में एंड पार्ट फाइव में, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। पर हम जो इसे वीडियोस में जो है मतलब शॉर्ट शॉर्ट और मीडियम लेंथ वाले वीडियो में डिवाइड कर देंगे, ताकि आपको जो है इसमें समझने के लिए आसानी हो। तो जैसे कि मैंने इसका फॉर्मेट आपको बता दिया, अब हम क्या करेंगे, अब जो है ऑक्यूपाइड सेल्स को हम फाइंड करेंगे। तो ऑक्यूपाइड सेल्स को अगर हम फाइंड करेंगे तो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर जरा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप हमारी रहेगी यहाँ पर स्टेप वन, फाइंडिंग द ऑक्यूपाइड सेल्स। स्टेप वन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यूजिंग एलसीएम मेथड। क्या, और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉस्ट मेथड, एलसीएम मेथड। शॉर्ट में हम इसे कहते हैं एलसीएम मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम का यूज कर रहे हैं अब लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, लीस्ट मतलब हम जो क्या करेंगे, ये जो सेल्स है इन सेल्स में सबसे लीस्ट वैल्यू होगी उसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है तो बट लेकिन डायरेक्टली आपको जब भी कोई भी मेथड यूज करना हो तो उस मेथड को यूज करने से पहले आपको जो है कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये जो है, ये आपका जो रहेगा स्टेप टू का पार्ट है। ठीक है, दिस इज योर स्टेप टू। स्टेप वन, आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो, उसमें आपका स्टेप वन क्या होता है, स्टेप वन होता है आपका फाइंडिंग द बैलेंस। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना रहता है कि गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड प्रॉब्लम और अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन के अगर क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो टोटल सप्लाई कितनी है। ठीक है, ये जो है, ये सप्लाई कॉलम है। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज अवर सप्लाई कॉलम, और ये है हमारा डिमांड कॉलम। ठीक है ना, ये ऐसे डी से भी डिनोट किया गया ऐसे, तो ये हमारा डिमांड कॉलम। तो टोटल सप्लाई अगर हम देखें तो हमें क्या करना होगा, हमें इन ये जो नंबर से इन ऐड करना होगा। तो 180 प्लस 90 कितना होगा, 270, 270 प्लस 70 हमारा होगा 340। तो ये हमारी टोटल सप्लाई आ गई। उसी तरह हम जो क्या करेंगे, टोटल हम क्या निकालेंगे, हमारी यहाँ पर टोटल डिमांड, सप्लाई हमने निकाल ली है, तो अब हम जो है डिमांड निकालेंगे। तो डिमांड निकालेंगे तो किस तरह से, 140 प्लस 70 कितना होगा, 210, 210 प्लस 80, 290, 290 प्लस 50, 340। तो इससे क्या पता चला हमारा कि जो टोटल सप्लाई है, टोटल सप्लाई इज इक्वल्स टू टोटल डिमांड। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल गया कि हमारी जो टोटल सप्लाई है वो किसके इक्वल है, टोटल डिमांड के। हेंस हम क्या कह सकते हैं, सो इट इज अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम।
तो इस तरह से अगर आप चाहे तो स्टेटमेंट इस तरह से भी बना सकते हैं, सिंस टोटल सप्लाई इज इक्वल्स टू टोटल डिमांड, hence it is a it is a बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो अगर अब ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो हमें इसमें क्या होगा, अब अगर आपको फिर से बता दूं, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है और अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है। तो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जब होता है तो हम डायरेक्टली इसमें जो है मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सपोज ये अगर अनबैलेंस प्रॉब्लम होगा तो हमें इसे बैलेंस में कन्वर्ट करना होगा। तो किस तरह से करेंगे, सपोज आपकी अगर सप्लाई सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, अगर सप्लाई अगर ग्रेटर देन होती डिमांड तो हम क्या करेंगे, इसमें इस केस में क्या करते हैं, हम जो है डमी कॉलम ऐड करते हैं, वी ऐड अ डमी कॉलम, ठीक है। और अगर डिमांड जो रहती है ग्रेटर देन सप्लाई होती है, अगर इन केस डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो इस केस में हम क्या करते हैं, डमी रो ऐड करते हैं, ठीक है। तो एक अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन भी देखेंगे जिसको हम जो है मोदी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब ये जो है आपकी ये कंप्लीटली स्टेप हो गई। अब इसके बाद जो है हम जो है डायरेक्टली एलसीएम मेथड पर मूव करेंगे। तो ये अगर आप चाहे तो ये जो इंपॉर्टेंट नोट है, अगर आप इसे जो है नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। इससे जो है आपको जो आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी कि आपको कौन सी रो आपको जो है अप्लाई करनी है, एक रो ऐड करनी है या कॉलम ऐड करनी है। तो इसे भी जो है मैं साइड में कर देता हूँ। जस्ट मिनट, थोड़ा मैं और थोड़ा सा और स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक, ठीक है। तो ये स्टेप वन आपको हमेशा हर क्वेश्चन में, ये कोई भी क्वेश्चन हो आपका, ये हमेशा फॉलो ही होगी। इससे आपको क्या आइडेंटिफाई करने को मिलेगा कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अब हम जो है प्रोसीड करेंगे। अब ये जो है जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है लीस्ट कॉस्ट मेथड, तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है लीस्ट कॉस्ट मेथड, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, लीस्ट वाली वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो लीस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें देखते हैं, आइए। क्या 190 लीस्ट मेथड है, सपोज अगर 190 है, क्या क्या देखें 190 से कोई छोटी वैल्यू हमें दिख रही है, यस 100 दिख रही है। क्या 100 से कोई छोटी वैल्यू, 700, 300, 4, 6, 400 एंड 400, 200, ठीक है। तो हमें कौन सी लिस्ट कॉस्ट वैल्यू मिल रही है, तो ये 100 यहाँ पर मिल रहा है और ये 100 हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें यहाँ पर 100 100 मिल रहा है तो इन दोनों में से हम कोई भी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सपोज यहाँ पर भी अगर 100 मिल रहा है और यहाँ पर भी 100 मिल रहा है तो हम जो है दोनों में से किसी भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस सेल को चूज किया, कौन से सेल को, PW P1W4 वाले सेल को, ठीक है। तो ये सपोज आपको कोई सेल को अगर रीड करना हो तो किस तरह से हम सेल को रीड कर सकते हैं, ये 190, ये सेल कौन सा है, P1W1, ये सेल कौन सा है, P1W2, ये सेल कौन सा है, P1W3, यह सेल है P1W4। तो इस तरह से हम जो सेल्स को रीड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने कौन सा सेल को चूज किया है, वो है P1W4। तो हमने इस तरह से एक डैश लगा दी ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमने जो इस सेल को चूज किया है। तो इस सेल के लिए अगर हम देखें P1W4 के लिए, इसकी वैल्यू है 100 और इसके लिए देखें तो डिमांड है 140 और सप्लाई कितनी है 70। तो ये जो है डिमांड और ये है सप्लाई। अब इन दोनों में से हम किसको चूज करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो है दो तरीका होते हैं। फर्स्ट एक तरीका जो है यूनिवर्सल तरीका है, इन दिनों में से हमें किसे चूज करना है जिसकी वैल्यू लेस हो। हमें क्या देखना है, डिमांड एंड सप्लाई में किसकी वैल्यू सबसे कम है। तो अगर हम देखें तो सबसे कम वैल्यू किसकी है यहाँ पर, सप्लाई की। तो सप्लाई की वैल्यू कम है तो हम जो है सप्लाई की वैल्यू यहाँ पर असाइन कर देंगे, ठीक है। सप्लाई की वैल्यू में डायरेक्टली असाइन कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह रहने देते हैं और इसे थोड़ा में। तो हमने क्या किया, सप्लाई की वैल्यू जो थी लेस थी,
ठीक है, इसलिए हमने जो सप्लाई की वैल्यू जो है हमने इसे असाइन कर दी। तो यहाँ पर कितना बचा, 140 कट हो गया, 70 बचा, क्योंकि 70 डिमांड इसकी पूरी हो चुकी है और सप्लाई 70 की हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये आपका इस तरह से आ गया। और सपोज आप किस तरह से सोच सकते हैं, सेकंड तरीका ये है कि अगर सपोज एक ये स्टोर है, ये स्टोर में डिमांड है 140 और यहाँ पर जो सप्लायर है वो सप्लाई कितनी कर सकता है, मैक्सिमम सप्लाई 70 की कर सकता है। तो 70 उसकी एक जो है लिमिटेशन है, तो वो सप्लाई अगर चाहे कितनी भी डिमांड हो वो सप्लाई कितनी की कर पाएगा, 70 की। तो हम वैल्यू कितनी देंगे यहाँ पर, 70 की देंगे। तो इस तरह से भी आप जो है सेकंड तरीका है जो इसे थोड़ा लॉजिकली सोच सकते हैं। तो अब हमारा ठीक है, तो ये सेल जो है हमें इसकी वैल्यू मिल गई है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो P1 रो है, ठीक है, ये आपकी क्या है, रो है, P1 रो। ये भी आपकी रो है, ये रो है, ये आपका क्या है, कॉलम है। ये कॉलम W1 W2 W3 W4। अब ये क्या हो गया कि रो 1, रो कौन सी है, P1, तो ये P1 इसके लिए सप्लाई जीरो हो गई। अब ये अगर सप्लाई इसके लिए जीरो हो गई तो हम इसे क्या करेंगे, कट कर देंगे। ये कंप्लीट रो को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो इस तरह से इसे कट कर देंगे। ठीक है, इसे एक काम करता हूँ मैं, इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट वाला कलर यूज करता हूँ ताकि हमें जो है कंफ्यूजन ना हो। तो रेड वाला ही यूज करता हूँ ताकि इसे हाईलाइट कर पाए। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से इसे कट कर दिया और ये हमारी वैल्यूज हमें क्लियरली दिखते रहने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इसे थोड़ा सा ओके, तो ये वैल्यूज अब हमें क्लियर दिखती भी रहनी चाहिए। इस तरह से हमने इसे कट कर दिया कि हमें जो वैल्यू प्रॉपरली दिखे भी। अब ये हमारी रो P1 जो है कट हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, इसी पर्टिकुलर जो टेबुलर फॉर्म में जो ये टेबल है, ठीक है, तो इसी में हम जो है कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर हम जो है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर अलग अलग स्टेप्स और अलग अलग कॉलम्स अगर बनाने जाएंगे तो अननेसेसरी वीडियो जो है लेंदी हो जाएगा। तो वीडियो का पर्पज ही उधर ही एंड हो जाएगा अगर ये अननेसेसरी लेंदी होगा। तो कोई भी जो है अननेसेसरी लेंदी वीडियो देखना नहीं चाहता। तो अब ये कॉलम असाइन हो गया और यहाँ पर सप्लाई क्योंकि जीरो हो गई तो ये सप्लाई की वजह से हमने क्या किया, P1 रो को कट कर दिया। अब हम उसी तरह, अब हमारे पास बचे हुए कितने हैं, ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स यहाँ पर, या कह सकते हैं सेल्स, कौन कौन से सेल बचे हमारे पास। हमारे पास बचा है P2W1 बचा है, P2W2 बचा है, P2W3 बचा है, P2W4 बचा है, उसी तरह P3W1। ठीक है, एज इट इज आपको अब रीड करते आगे होगा कि सेल्स को हम किस तरह से रीड कर रहे हैं। P3W2, P3W3, P3W4। तो इस तरह से हमने सेल्स को देख लिया कि कौन कौन से सेल्स हमारे पास बचे। ठीक है, अब इसमें से हम क्या देखेंगे कि सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है। तो 700, 300, ठीक है, 300 इज लेस देन 400, 600 से भी छोटी वैल्यू 300। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें सबसे लीस्ट वैल्यू आ रही है वो है 100। ठीक है, तो हम जो है इस तरह से प्रॉपरली चेक करेंगे तो जो है हम मिस्टेक्स अवॉइड कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने देख लिया कि लीस्ट वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। कौन से सेल में मिली लीस्ट वैल्यू, P3W2 सेल में हमें लीस्ट वैल्यू मिली। अब यहाँ पर देखें इस पर्टिकुलर सेल के लिए, तो इस सेल के लिए अगर हम देखें तो P3W2 के लिए डिमांड कितनी है, डिमांड है 80 और सप्लाई कितनी है 180। अब इसमें से दोनों की वैल्यू में से कौन सी वैल्यू मिनिमम है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो है डिमांड की है जो कि दी गई है 80। तो ये 80 हम यहाँ पर इसे असाइन कर देंगे इस वैल्यू को। ठीक है, और ये जो है जीरो हो जाएगी और ये 180 में से जब 80 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 100। ओके, तो अब क्या हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो कॉलम नंबर कौन सा था, कॉलम W2। अब ये कॉलम W2 के लिए डिमांड हो गई जीरो। अब जब डिमांड हो गई जीरो तो हम इसे क्या करेंगे, इसे भी हम जो इस तरह से कट कर देंगे। ठीक है, इसे प्रॉपरली कट करेंगे ताकि हम जो है ये वैल्यूज हमें प्रॉपरली दिख पाए। अब इससे कट कर दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप, अगेन वही स्टेप होगी जो है एज इट इज। अगेन हमें इसमें से लिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो लिस्ट वैल्यू होगी वो कौन सा सेल है, वो है P3W4। तो P3W4 ये सेल है जिसमें हमारे पास लिस्ट वैल्यू अवेलेबल है और इसके लिए डिमांड है 70 और सप्लाई है 100। तो डिमांड एंड सप्लाई में से लिस्ट वैल्यू कौन सी है, वो है डिमांड की जो कि है 70। तो हम ये वैल्यू असाइन करेंगे इस सेल के लिए 70। ये 70 जीरो हो जाएगा क्योंकि इसकी डिमांड पूरी हो गई। और सप्लाई कितनी की बची, अभी भी सप्लाई जो हुई 70 की, तो रिमेनिंग सप्लाई कितनी की बची, 30 की। ठीक है, तो अब ये जो है सेल, अब ये अगर हम देखें कॉलम W4, ये कॉलम W4 के लिए
डिमांड हो गई 0, तो इसे हम कट कर देंगे इस कंप्लीट कॉलम को। इस तरह से मैंने इसे कट कर दिया, ठीक है। उसी तरह अब अगर देखें तो सिमिलर वैल्यूज है। अब अगर आप देखें कॉलम P2W1, P3W1 और P1 P2W3, ये कॉलम P2W3, P3W3 और ये कॉलम P3W1, तो इनमें अगर आप देखेंगे सिमिलर वैल्यू है, तो इस केस में क्या करेंगे, ठीक है। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चीज का ध्यान रखना है। जब सिमिलर वैल्यूज आ जाए तो इसमें से आपको कौन सी वैल्यू को चूज करना है, ठीक है। ऐसे रैंडमली किसी भी चूज नहीं कर सकते। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम जो है इसमें मैक्सिमम वैल्यू अलॉट कर पाए, ठीक है। सपोज हमने ये केस ले लिया, कौन सा सेल ले लिया, P3W1, यहाँ पर भी 400 है, हम इसे चाहे तो इसे भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो वो जो है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। अदरवाइज आपको जो है, जो सपोज आपने 3 स्टेप करेक्ट किया और 4th स्टेप की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें डिमांड है, कितनी की डिमांड है, इट हैज अ डिमांड ऑफ 50 और यहाँ पर इसकी सप्लाई है 30, ठीक है, ठीक है। और उसी तरह ये कॉलम के इसके लिए देखेंगे, इस सेल के लिए कौन सा सेल है हमारा, ये सेल हमारा है P3W3। यहाँ पर डिमांड कितनी है 70 और इसकी अगर हम देखें डिमांड है 70 और इसके लिए कितनी है, ये सप्लाई है 30, तो इसमें जो डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को अलॉट करना है, ठीक है। मैक्सिमम किस तरह से वो भी मैं दिखाऊंगा कि जिसमें हमारा डिफरेंस कम हो। अब 70 और 30 में क्या हो जा रहा है, डिफरेंस ज्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे सेल को चूज करेंगे जहां पर हम मैक्सिमम अलॉटमेंट कर पाए, ठीक है, तो जिससे हमारी वैल्यू जो है रिड्यूस हो जाएगी। उसी तरह अगर हम इस सेल के लिए देखें P2W3, तो P2W3 के लिए अगर हम देखें तो इसके लिए डिमांड है 70 और इसके लिए अगर हम देखें तो क्या है, सप्लाई है 90। तो ये जो है इन दोनों में हमें जो है वैल्यू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम दिख रहा है, 70 और 90 के बीच में, तो डिफरेंस कितना है 90 का। और इससे जो है मैक्सिमम वैल्यू का अलॉटमेंट हो पा रहा है, ठीक है। कौन से सेल के लिए अब मैक्सिमम वैल्यू का अलॉटमेंट हो पा रहा है, वो है P2W3 के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस सेल को चूज करेंगे, ठीक है। देखा आपने कि वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर भी 400 थी, यहाँ पे भी 400 थी और यहाँ पे भी 400 थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने देखा कि इन दोनों डिमांड एंड सप्लाई में सबसे कम डिफरेंस किस में है और हम किस में मैक्सिमम वैल्यू को अलॉट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोनों को कंपेयर करें 70 और 90 को, तो 70 और 90 में से मिनिमम वैल्यू किसकी है, या डिमांड सप्लाई में किसकी वैल्यू लेस है, तो डिमांड की वैल्यू लेस है, तो हमने ये 70 इस सेल में इसे असाइन कर दिया, ठीक है, या अलोकेट कर दिया, और यहाँ पर ये 0 हो गया। और ये 90 में से जब 70 गया तो आपके पास कितना बचा, 20, सिर्फ 20 बचा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे यहाँ पर क्लियर, ठीक है, यहाँ पर एक तरह से लाइन खींच देता था कि हम जो इसे डिफरेंट मतलब एक पार्टीशन कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर 70 की वैल्यू अलॉट हो गई और ये W3 कॉलम के लिए अगर आप देखें W3 कॉलम, तो W3 कॉलम के लिए डिमांड की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 0। तो इस कॉलम को हम जो है कट कर देंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम इसे कट कर देंगे। तो ये कंप्लीट कॉलम आपके लिए कट हो गया। अब अगर आप देखें आपके पास कौन कौन से कॉलम बचे, तो आपके लिए कौन सा सेल बचा, अगर आप देखें तो आपके लिए बचा जो सेल है वो है P2W1 और P3W1, दो ही सेल्स बचे। अब दोनों में से मिनिमम या कह सकते हैं लीस्ट वैल्यू किसकी है, तो वो है 400 की। अब 400 तो P3W1 सेल में जो है मिनिमम वैल्यू है, और इसके लिए अगर हम देखें डिमांड कितनी है 50, और इस सेल के लिए अगर हम देखें तो सप्लाई कितनी है 30। तो मिनिमम दोनों में से डिमांड एंड सप्लाई में लेस छोटी वैल्यू किसकी है, मिनिमम वैल्यू किसकी है, तो वो है सप्लाई की। तो हम सप्लाई की जो है वैल्यू को असाइन कर देंगे सेल्स में। तो ये 50 में से जब 30 जाएगा तो 20 बचेगा, और ये 30 में से जब 30 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से अब क्या हो गया, P3, अब P3 जो हमारी रो थी वो 0 हो गई, ठीक है। ये जो 0 जो मैंने लिखा है इसके लिए लिखा है, तो ये P3 यहाँ पर क्या हो गया, P3 के लिए सप्लाई हो गई 0। तो ये सप्लाई के क्योंकि 0 हो गई तो इसे हम क्या करेंगे, इस सेल को कट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट सेल बचा है जो कि है कौन सा है, P2W1। तो ये P2W1 सेल बचा, यहाँ पर वैल्यू है 700, और ये 700 जो P2W1 सेल है इसके लिए अगर हम देखें डिमांड कितनी है, 20 की डिमांड है,
और इसके लिए एट लास्ट डिमांड और सप्लाई 20 ही बची है, ठीक है। तो अब ये लास्ट सेल में क्या हो गया, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो गई, ठीक है। जब आपने देख लिया आपकी जब लास्ट स्टेप होती है जहां पर आपने देख लिया डिमांड और आपकी सप्लाई जो हो गई इक्वल हो गई, तो इससे पता चलता है कि आपने जितने भी स्टेप्स यहाँ पर किए वो जितने भी आपके स्टेप्स है वो ऑल 100% करेक्ट रहे, ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक आपने नहीं की है। तो आपकी डिमांड 20 विच इक्वल्स टू सप्लाई 20, तो ये 20 को हमने जीरो किया, ये 20 को यहाँ पर असाइन किया, ये 20 जीरो हो गया, और ये सेल भी आपका क्योंकि जीरो हो गया तो ये सेल भी आपका कट हो गया, ठीक है। कौन सा सेल, P2W1 सेल का आपका कट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सिमिलर इसी के तरह टेबल को, ठीक है, एज इट इज इन एक डिफरेंट टेबल बनाएंगे, मतलब यही जो क्वेश्चन का टेबल बनाएंगे लेकिन उसमें हम जो क्लियर ये जो अलोकेटेड सेल्स आए उन्हें प्रॉपरली क्लियरली लिखेंगे ताकि हमें जो है आइडेंटिफाई करने के लिए आसानी हो। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ। अब आपको क्या करना है कि इस तरह से एक और टेबल आपको बना लेना है सेमी क्वेश्चन का, ताकि हम जो है प्रॉपरली जो है अलोकेटेड जो वैल्यूज थी उनको प्रॉपरली लिख पाए, ताकि हम जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल पाए, मिनिमम इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो था ये कंप्लीट क्वेश्चन मैंने एक एक कंप्लीट ये जो टेबुलर फॉर्म में जो टेबल था इसी में जो है मैंने कंप्लीट कर दिया, लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है। जैसे ही आपका फर्स्ट सेल अलोकेट हो गया उसके बाद आपने जैसे ही एक रो को करेक्ट किया उसके बाद उस रो को हटा के आपको जो है नेक्स्ट एक और फिर से एक टेबल बनाना है और फिर अगेन आपको ये प्रोसेस करती जानी है। अब जो है अब ये इसलिए करना है अलग अलग टेबल में क्योंकि हमें जो है स्टेप वाइज जो है मार्क्स मिलेंगे। सपोज आपने एक ही टेबल में अगर इतना सारा कर दिया, ये जो है मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा किया, लेकिन आपको ये पेपर में इस तरह से नहीं करना है। सपोज आप पेपर में इस तरह से करेंगे तो जो चेकर होगा वो जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आपने कौन से स्टेप तक करेक्ट किया है, तो हो सकता है वो डायरेक्टली कंप्लीट क्वेश्चन भी कट कर सकता है। तो इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है, अलग आपको एक अलग अलग स्टेप्स के थ्रू सॉल्व करना है। तो ये जो मैं आपको शो भी करूंगा किस तरह से आपको शो सॉल्व करना है। अब वीडियो जो है लेंदी ना बने इसके लिए जो मैंने एक ही टेबल में इसे कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यूज आई थी सेल्स के लिए तो वो वैल्यूज को हम यहाँ लिखेंगे। तो 100 के लिए हमारी यहाँ पर वैल्यू क्या आई थी 70, उसी तरह 400 के लिए भी 70 आई हमारी। फिर P2W1 सेल के लिए हमारी वैल्यू है 20, फिर P3W1 सेल के लिए हमारी वैल्यू है 30, अगेन फॉर P3W2 सेल इट इज 80, और एट लास्ट P3W4 सेल के लिए आपके लिए वैल्यू है 70। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होती है, ठीक है, जैसे आपने प्रॉपर एक क्लियर टेबल बना लिया, ठीक है, ये क्लियर टेबल बना लिया, इसमें क्या करते हैं फिर नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स को हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ, राइट में ही चालू करता हूँ यहाँ पे स्पेस, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, या कह सकते हैं नंबर ऑफ अलोकेशंस, दोनों में से किसी भी आपको जो सही लगे वो आप कह सकते हैं, ठीक है। आपको डिफरेंट अगर आप वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको अलग अलग तरीके से भी देखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने जो आपने आपको क्लास में सिखाया गया आपको उसे एज इट इज फॉलो करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स यहाँ पर कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने आ गए नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल 6 आ गए। लेकिन हमें एक और चीज से कंपेयर करना रहता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम से। तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, नंबर एम रोज एंड कॉलम यहाँ पर, तो इसके लिए वो एक्सप्रेशन क्या है, तो वो है m+n-1। रो कितनी है इस पर्टिकुलर टेबुलर फॉर्म में जो क्वेश्चन है उसके लिए नंबर ऑफ रो 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम 4 है -1, तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कितनी मिल गई 6। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, इससे हमें क्या मिला, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है। तो क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल एंड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है तो इससे हमें क्या मिलेगा, सो इट इज अ फिजिबल सॉल्यूशन, इट इज अ फिजिबल सॉल्यूशन। क्या कह सकते हैं हम कि ये जो है एक फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आपको पता चल गया फिजिबल सॉल्यूशन है, तो इससे क्या होगा कि हम जो है नेक्स्ट स्टेप को प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल हमारे यहाँ पर कितने आ गए थे, 6।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या ये जो है ये चीज को आपको जो प्रॉपरली इसी फॉर्मेट में लिखना है, तो ठीक है, इसके बेसिस पे आपको जो है स्टेप वाइज मार्क्स भी मिलेंगे। अब ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जो है इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को निकालेंगे। ठीक है, हमारी क्या है यहाँ पर इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, उसे हम निकालेंगे। इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ये किस तरह से निकालेंगे, तो आपको जो है प्रॉपर एक सीक्वेंस में इसे करना चाहिए। तो P1W1 सेल, ठीक है, कौन सा सेल है जिसमें ऑक्यूपाइड वैल्यू है, तो वो है P1W4। P1W4 के लिए क्या वैल्यू है, 70 मल्टीप्लाइड बाय 100। उसी तरह P2W2, P2W1 के लिए है 20 इंटू 700। P2W3 के लिए क्या वैल्यू है, 70 इंटू 400। उसी तरह अगर हम देखें तो P2W3 हमारा हो गया। P3W1 के लिए क्या वैल्यू है, P3W1 के लिए क्या वैल्यू है, 30 इंटू 400। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखें P3W2 के लिए है, P3W2 इसके लिए क्या है वैल्यू, 80 इंटू 100। और P3W4 जो कि लास्ट सेल है, उसके लिए वैल्यू है 70 इंटू 200। ठीक है, तो अब इनका टोटल कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 7000, ये आपका आ जाएगा 14000, ये आपका आ जाएगा 74 28,000, 43 12,000, ये आपका आ जाएगा 8000, ये आपका आ जाएगा 14,000। ठीक है, तो इसका हम जो है अब एडिशन करेंगे। तो 14 प्लस 8 कितना होगा, 22, 22 प्लस 10 32, 32 प्लस 2000 34, 34 प्लस 34 प्लस 28। ठीक है, 34 34। ठीक है, डायरेक्टली इसका मैं जो है कैलकुलेट करके आपको जो है वैल्यू लिख देता हूँ इसकी। तो यहाँ पर आपकी लास्ट में वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम इसे टोटल एडिशन करें तो 83,000 आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन था। ठीक है, जिसे हमने किससे सॉल्व किया, कौन से मेथड से, लीस्ट कॉस्ट मेथड से। तो ये आपका पार्ट 1 वीडियो था। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो है मैं जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हम जो है उसे सॉल्व करेंगे, और उसके थ्रू जो है उसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो ये था एलसीएम से रिलेटेड वीडियो। ठीक है, अब एलसीएम से आपने जब सॉल्व कर लिया, ठीक है, अब इस तरह से आपने देख लिया कि आपको जो है ये अलोकेटेड सेल्स मिल गए। ठीक है, कौन से अलोकेटेड सेल्स मिल गए, ये जो है आपका अलोकेटेड सेल्स। इसे भी थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जस्ट मिनट। ओके, तो जब आपके पास इस तरह से अलोकेटेड सेल आ गए, तो आप जो है मोदी मेथड पर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके थ्रू जो है मोदी मेथड पर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले जो है अगर पॉसिबल हो तो मैं जो है ट्राई ये करना चाहता हूँ कि हम इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इसी क्वेश्चन को NWCM मेथड से भी सॉल्व करना की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको जो है जल्द से जल्द मिल जाएगा, और उसके बाद वैम मेथड से भी हम इसे ट्राई करेंगे कि सॉल्व करें। तो इससे जो है आप जो है किसी भी क्वेश्चन पे अगर सपोज आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप जो है तीनों मेथड के लिए रेडी हो जाएगी। तीनों में से किसी भी मेथड के बेसिस पर आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो सेकंड वीडियो अगर रहेगा, तो हम जो इसे एलसीएम को, तो एलसीएम के थ्रू हमने इसके अलोकेटेड सेल्स निकाल लिया। अब इसे जो है कंटिन्यू करेंगे हम मोदी मेथड के थ्रू। उसके बाद आपको जो है जब हमारा मोदी मेथड वाला जो वीडियो हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है ये NWCM से भी सॉल्व करके जो है आपको इसको NWCM मेथड से सॉल्व करके भी हम जो है इसके ऑक्यूपाइड सेल्स को निकालेंगे, और वैम मेथड के थ्रू भी निकालेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।